नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्द पिया कहानी का 7वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। देखिए दादाजी एंड दादी माँ, अगर आपको भाई को भाभी के साथ शॉपिंग पर भेजना है तो उसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है। इतना कहकर वह दादा दादी की तरफ देखने लगता है। किसी छोटे बच्चों की तरह दादी माँ जैसे उत्साहित होते हुए कहती हैं, अरे बता आदित्य बच्चे, क्या प्लान है तेरा? तेरी उल्टी खोपड़ी में क्या प्लान चल रहा है? दोपहर के 2 बजे राजवीर का ऑफिस। दोपहर के 2 बज रहे थे। बाहर का सारा मामला निपटा कर राजवीर अपनी कैबिन में आ गया था और उसके पीछे पीछे समीरा भी आ गई थी। समीरा अपने घड़ियालू आंसू बहा रही थी। राजवीर धीरे धीरे चलकर कैबिन में पड़े सोफे के पास जाता है और वहाँ पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। वो अपने सूट का बटन खोलता है और गहरी सांस लेता है और अपना पैर बाएं पैर पर रखता है और अपने दोनों हाथ फोल्ड करके सामने की तरफ देखता है जहां समीरा खड़ी थी। राजवीर को पता था समीरा कुछ न कुछ नाटक करने वाली है, इसलिए वह बस उसे देखता रहता है। समीरा अपनी आंखों में मगरमच्छ वाले आंसू लाकर राजवीर की तरफ देखती है और धीरे धीरे रोने लगती है। फिर वह रोते रोते कुछ शब्द कहती है। राजवीर, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? मुझे सब लोगों के सामने कैसे डांट सकते हो? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी राजवीर। मुझे रोने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से होने लगती है और राजवीर के करीब समीरा जाने लगती है। वहीं राजवीर समीरा को ऐसे रोते देख उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदलते। वह बस किसी पुतले की तरह वहाँ पर बैठा रहता है। उसके चेहरे पर अभी भी ठंडे और कोल्ड एक्सप्रेशन थे। आंखों में गुस्सा और चेहरे पर ठंडा हट किसी को मारने के लिए काफ़ी था। समीरा राजवीर के पास उसके थोड़े करीब आते हुए कहती है और फिर से अपना रोना शुरू करती है। राजवीर, तुमने मुझे सबके सामने डांटा। यू आर वेरी बैड राजवीर। यू शोल्डेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तुम बदल गए हो राजवीर, तुम बदल गए हो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए अब मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो। यू हैव चीटेड मी अ लॉट। इतना कहकर वो जोर से चिल्लाने लगी। राजवीर बस समीरा की एक्टिंग स्किल्स देख रहा था। वो सच में अपने मन में कहता है, इस घटिया लड़की की एक्टिंग सच में बहुत घटिया है। कैसे ये इंडस्ट्री में सरवाइव कर रही है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। फिर वह खुद का गुस्सा कंट्रोल करता है और एक गहरी सांस लेकर समीरा की तरफ से देखता है और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए और चेहरे पर झूठी एक्सप्रेशन लाते हुए आगे कहता है, तुम जो भी समझ रही हो समीरा, वह सब झूठ है। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हो। मैं थोड़ा परेशान था, इसलिए तुम पर इतना गुस्सा कर दिया। मुझे माफ़ कर दो। राजवीर अपने दोनों कान पकड़ते हुए समीरा की ओर देखता है। राजवीर को इस वक्त गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसे समीरा को अपने करीब ही रखना था, क्योंकि समीरा मिस्टर मलिक से मिलती है। यह बात राजवीर बहुत सालों से जानता है और क्या मजबूरी है राजवीर की कि वह किसी को बता नहीं सकता। समीरा ज़बरदस्ती गले लग जाती है और अपनी नाक राजवीर के सूट पर पोंछती है और ज़बरदस्ती ही ऐसे में उसके गाल पर चूम लेती है। समीरा की इस हरकत से राजवीर को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह समीरा का गला घोंट दे, पर उसने 1 साल तक समीरा को टॉलरेट किया है। कुछ महीने और उसे टॉलरेट करना है। इसी के कारण राजवीर शांत हो जाता है और अपना गुस्सा शांत करते हुए उसे भी गले लगा लेता है। समीरा राजवीर के गले लगे हुए उससे बोलती है, तुम आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे मुझ पर बेबी? राजवीर का गुस्सा कंट्रोल करते हुए समीरा को जवाब देता है, तुम्हें पता है बेबी, कल मेरा रिसेप्शन है और दादा दादी ने बिना पूछे ही यह सब कर दिया है। इसी कारण उनका गुस्सा तुम पर निकल गया। मुझे माफ़ कर देना स्वीट हार्ट। समीरा अपने मन में बोली, यह विद्दू फिर से मेरे जाल में फंस गया। इसके सामने बस 2 आंसू बहाने हैं, बस
फिर आंसू फेंको, तमाशा देखो। इतना कहकर वो कुटिल मुस्कान मुस्कुराती है। वहीं दूसरी तरफ चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सामने एक मर्सिडीज कार आकर रुकती है। उसमें दो लोग बैठे हुए थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़का कार ड्राइव कर रहा था और लड़की उसके बाजू में बैठी हुई थी। लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत थी, मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। उस लड़की ने बेबी पिंक कलर की अनारकली सूट पहनी हुई थी और गले में एक साइड दुपट्टा लटकाए हुए थे। गुलाब की पंखुड़ी की जैसी आंखों में हल्का सा काजल लगा हुआ था। वहीं उसकी हरी रंग की पुतलियां उन आंखों की शोभा बढ़ा रही थी। कानों में पिंक वालियां और चेहरे पर मासूम सा मामूली मेकअप और बाल खुले छोड़े हुए थे। वहीं ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ लड़का, वह भी किसी से दिखने में कम नहीं था। लड़के ने 3 पीस बिजनेस सूट, गॉगल्स लगाए हुए थे। उस लड़की की हाइट तकरीबन 6 फीट होगी। उसने अपने बाल जेल से सेट किए हुए थे और चेहरे पर स्टाइलिश बियर्ड थी, जिससे लड़की की पर्सनालिटी में 4 चांद लग रहे थे। अगर कोई लड़की एक बार उस लड़के को देखती तो एक ही पल में मोहित हो जाती। यह दोनों और कोई नहीं, आदित्य और नंदिनी थे। नंदिनी को थोड़ा डर लग रहा था यूँ बिना बताए राजवीर के ऑफिस आने में। वहीं नंदिनी डरी सहमी आवाज में और अपने चेहरे पर डर वाले एक्सप्रेशन लाते हुए आदित्य से बोलती है, आदित्य भाई, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो आपको पता है ना उनका गुस्सा कैसा है। आदित्य बड़ी चिल अंदाज में कहता है, टेंशन नॉट भाभी, आज आज आपका पति परमेश्वर आपको शॉपिंग पर ले जाएंगे। यह आपका छोटा सा नन्हा मुन्ना सा देवर का वादा है। आप बस देखती जाइए मैं कैसे मेरे भाई को आपके साथ शॉपिंग पर भेजता हूँ। बस मेरा कमाल देखिए और अपने पति का यहाँ पर इंतजार कीजिए। इतना कहकर वह गाड़ी का दरवाज़ा ओपन करता है और गाड़ी से बाहर निकल जाता है। नंदिनी उसे बाहर निकलती हुई देखती है। वहीं राजवीर का ऑफिस। राजवीर अपने ऑफिस में समीरा के साथ बैठा हुआ था। समीरा अब भी उसके गले लगी हुई थी और उसका सिर राजवीर के सीने पर था। समीरा राजवीर को तो गुस्सा आ रहा था, पर वह अपना गुस्सा कंट्रोल करके फ्रेश मूड के साथ समीरा से बात कर रहा था। समीरा राजवीर के गले लगे हुए कहती है, राजवीर, तुमने 3 दिन पहले डिनर क्यों कैंसिल किया था? तुम्हें पता है उस दिन मैंने बहुत से ख्याल सोच रखे हुए थे। हम दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते थे, करेंगे और कुछ प्यार भरी यादें बनाते। राजवीर समीरा की बात को समझ रहा था और वह अपने चेहरे पर फिर से कठोरता वाले एक्सप्रेशन लाते हुए समीरा से कहता है, मेरी कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी समीरा, और उस मीटिंग से मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला था। समीरा राजवीर से दूर होती है और फिर से उसके चेहरे के करीब आकर कहती है, क्या हम यहाँ पर कुछ रोमांटिक मोमेंट स्पेंड कर सकते हैं? राजवीर राजवीर के एक्सप्रेशन ठंडे थे और वह शांत और काम आवाज में कहता है, नहीं बेबी, हम यहाँ पर रोमांटिक मोमेंट स्पेंड नहीं कर सकते। यह मेरा ऑफिस है, ना कि होटल रूम। समीरा राजवीर के बेहद करीब आ जाती है, बस उसके होठों को देखती रहती है। फिर वह एक गहरी सांस लेकर राजवीर के शर्ट के बटन खोलने लगती है और धीरे धीरे कर राजवीर के होठों के करीब आने लगती है। राजवीर को भी अब पता चल चुका था समीरा के इरादे बहुत गलत हैं, इसलिए वह कुछ करता उससे पहले ही उसे कैबिन का दरवाज़ा अचानक से खुलता है और वहाँ पर एक भयानक चीख सुनाई देती है, आओ नागिन चंदन के पेड़ से लिपट रही है। जब यह आवाज़ आती है तब समीरा एकदम से राजवीर से दूर होती है और हड़बड़ा जाती है। राजवीर का भी यही हाल था, वह भी एकदम से इस आवाज़ से हड़बड़ा जाता है और दोनों सामने दरवाजे की तरफ देखते हैं तो सामने ब्लैक शेड्स लगाए हुए आदित्य उन दोनों को अपना मुंह खोले देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राजवीर ऑफिस में ही समीरा के साथ इंटीमेट होने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए उसने नागिन चंदन के पेड़ से लिपट गई है यह कहा। वहीं समीरा सामने किसी अनजान शख्स को देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। उसे लग रहा था यह कोई ऑफिस का स्टाफ मेंबर है तो वो उस पर चिल्ला सकती है, पर उसे इस बात से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह राजवीर के साथ आज इंटरेस्टिंग मोमेंट बिताना चाहती थी और इस शख्स ने उसके सारे इरादे पर पानी फेर दिया। इसी कारण वह गुस्से में चिल्लाते हुए आदित्य से कहती है, तुम्हें कोई अक्ल है या नहीं? किसी के कैबिन में नॉक किए बिना नहीं आती? तुम्हें इतना भी नहीं आता
तुम्हें इतना भी नहीं आता है? यूजलेस, यू फूल। आदित्य उसे अपनी एक आईब्रोज उठाते हुए देखता है और मन में कहता है, ये जहरीली नागिन नहीं, ये तो बेफालो है, बफेलो। फिर वो नीचे से ऊपर तक समीरा को देखता है और अपने मन में नंदनी और समीरा को कंपेयर करने लगता है। समीरा आदित्य को खुद की तरफ ऐसे देखते देख उसे और भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कभी लड़की नहीं देखी क्या? और और क्या तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई, दो कौड़ी के इंसान? फिर आदित्य उसे कुछ नहीं कहता और राजवीर की तरफ देखता है। राजवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदलते जा रहे थे। उसे समीरा की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, फिर भी वह चुप रहता है क्योंकि उसे पता था कि आदित्य समीरा को सही लाइन पर ला देगा। आदित्य अपने सैट्स उतारता है और समीरा की तरफ देखता है और एकदम से कहता है, तू है कौन बफेलो जैसी शकल की औरत? आदित्य की बात सुनकर मानो समीरा के ऊपर बिजली कड़क पड़ी, क्योंकि उसे आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा था। इंडस्ट्रीज में भी उसे ब्यूटी क्वीन कहकर बुलाते थे, पर आदित्य ने उसके राजवीर के सामने इतनी गंदी बेइज्जती कर दी थी कि उसका गुस्सा हद से ज़्यादा पार हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो वहीं आदित्य मुफट है, उसके मन में जो आता है वो उसके मुंह पर बोल देता है। तुम बदतमीज इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए यह वर्ड यूज़ करने की? तू होता कौन है मेरे लिए ऐसा कहने वाला? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे ऐसे बात करे, तू ऐसे बात कर सके। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? समीरा ने गुस्से और खुन्नस में कहा। इस वक्त जो भी समीरा का चेहरा देखता वो डर जाता। समीरा इस वक्त बहुत डरावनी लग रही थी। माइंड योर लैंग्वेज, ए ग्रेट फिल्म की बी ग्रेट एक्टर। तू जानती है मैं कौन हूँ? प्लास्टिक की गुड़िया, आदित्य ने समीरा पर चिल्लाते हुए कहा। आदित्य ने समीरा की दूसरी बार बेइज्जती की थी। उसने समीरा को ए ग्रेट फिल्म की बी ग्रेट एक्टर कहा, जिससे ऐसी बेइज्जती समीरा की पहली बार हुई थी। फिल्म इंडस्ट्री में भी समीरा को ऐसा किसी ने नहीं कहा था और आज आदित्य ने उसे अपनी असली औकात दिखा दी थी। और उसी के साथ साथ आदित्य ने उससे प्लास्टिक की गुड़िया भी कहा, जो कि उसे बहुत एम्बेरेसिंग लगा, क्योंकि इंडस्ट्री के कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था कि समीरा ने अपने चेहरे, नाक, होंठ और गाल की प्लास्टिक सर्जरी की है और साथ में उसने अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी भी की है और साथ में उसने और भी बहुत सारी चीज़ों की सर्जरी भी की है। यह बस कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था, पर आदित्य ने उसे एक नज़र देखते ही सब कह दिया। समीरा को और गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से राजवीर की तरफ देखते हुए कहती है, राजवीर देखो, यह तुम्हारा एम्प्लॉय कैसा मुझ पर चिल्ला रहा है? इसे तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहा है। तुम बस पुतले की तरह बैठे हुए हो। उससे क्या बात कर रही हो तुम? तुमने मुझसे कहा था ना, तो जवाब सुनो, क्योंकि जब बोलने की हिम्मत है तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखा करो। गोबर जैसी शकल और भैंस जैसी अकल। इतना कहकर वह राजवीर की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम इसे जाने को नहीं कहोगे? वहीं आदित्य को राजवीर से इतनी फॉर्मेलिटी बात करते सुन समीरा हैरान हो जाती है, क्योंकि राजवीर से आज तक ऐसी बात किसी ने नहीं की थी। बाहर कोई भी राजवीर से मिलता था तो उसे सीईओ राजवीर या राजवीर सर कहकर बुलाते थे। आदित्य ऐसे बात कर रहा था जैसे राजवीर के साथ बचपन से पाला पड़ा हो। समीरा को इतनी बुद्धि कहाँ थी जो यह बात को समझ सके, इसलिए इस बातों को अनदेखा कर राजवीर से कहती है, इस आदमी को इसकी औकात दिखाओ राजवीर, इसने मेरे साथ बहुत गंदी तरीके से बात की है। समीरा की बात सुनकर राजवीर ने शांति से कहता है, यह मेरा भाई है। राजवीर की बात सुनकर समीरा को मानो होश ही ना रहा। उसके ऊपर फिर से एक जोर से बिजली गिर पड़ती है। समीरा हकलाते हुए कहती है, भाई? जी हाँ मिस, जो भी तेरा नाम है, तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे मेरे भाई से कुछ बात करनी है। आदित्य की बात सुनकर राजवीर समीरा से कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें कल या परसों मिलता हूँ। फिर वह समीरा को जाने का इशारा करता है। समीरा हैरानी से राजवीर को देखती है, फिर अपना बैग उठाती है और आदित्य को घूरते हुए अपने पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है। आदित्य समीरा को बाहर जाते देख राजवीर की तरफ देखता है और कहता है,
अलग ही आइटम है यह। इतना कहकर वह हंसने लगता है। राजवीर के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कान आ जाती है जो कि आदित्य देख नहीं पाता। राजवीर आदित्य को सोफे पर बैठने का इशारा करता है और अपने चेहरे पर फिर से कठोर भाव लाने लगता है। राजवीर आदित्य की तरफ देखते हुए साफ और सपाट लहजे में पूछता है, तो ये क्या कर रहा है? आदित्य राजवीर की बात सुनकर उससे बोलता है, मैं यहाँ मुजरा करने आया हूँ। देखना चाहता है तू कभी ठीक से बात नहीं कर सकता ना मेरे से? राजवीर ने कठोरता से आदित्य से पूछा, तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछते ही क्यों हो? फिर तुझे पता है ना मैं तेरे सवाल का सही से जवाब नहीं दे सकता। आदित्य ने राजवीर को जवाब दिया और अपनी बत्तीसी दिखाने लगा। राजवीर आदित्य की मुस्कान से चढ़ जाता है और उससे बोलता है, ये कॉलगेट विज्ञापन करना बंद करो और साफ साफ बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। आदित्य कहता है, ठीक है, तू जानना चाहता है तो तुझे बता देता हूँ। नीचे भाभी तेरा वेट कर रही है, तुझे उन्हें शॉपिंग पर लेकर जाना है, खास करके मैं उन्हें लेकर आया हूँ। यह बात सुनकर राजवीर आदित्य की तरफ घूर कर देखने लगता है और घूरते हुए उसे कहता है, मैंने तुम लोगों को साफ साफ बता दिया था कि मैं उसे शॉपिंग पर नहीं ले जाऊंगा, फिर भी तुम उसे यहाँ लेकर आए। आपने बस अपनी बात की थी, आपने बाकी लोगों की बात नहीं सुनी थी, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मुझे दादा दादी को हेल्थ चेकअप के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो आपको ही भाभी को शॉपिंग पर लेकर जाना होगा। आदित्य ने साफ और सपाट लहजे में कहा। राजवीर आदित्य की बात सुनकर उसकी तरफ खतरनाक निगाहों से देखता है और अपनी कठोर आवाज में कहता है, घर के सर्वेंट मर चुके हैं जो तुम दादा दादी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो। आदित्य राजवीर की इस बात का जवाब देते हुए कहता है, शायद आप भूल रहे हैं भाई, कल आपका रिसेप्शन है तो मेंशन में बहुत सारे काम होंगे, वो तो आप करने नहीं वाले। नानी जी और नानी माँ को मैं लेकर जा रहा हूँ। राजवीर एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, तुम्हें पता है ना आज मेरी बहुत सारी मीटिंग है, प्लीज उसे अकेले जाने के लिए कह दो। आदित्य राजवीर की बात सुनकर अपने चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन लाते हुए कहता है, हाँ पता है आपकी कौन सी मीटिंग है, अभी अभी मैंने आपकी इंटीमेट मीटिंग को रोक दिया। आदित्य इंटीमेट शब्द पर जोर देते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? राजवीर ने आदित्य पर बरसते हुए कहा। आदित्य एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए राजवीर की तरफ देखता है और उससे बोलता है, जो कह रहा हूँ सच कह रहा। नागिन आपको चंदन का पेड़ समझकर लिपट रही थी और आप भी उसकी खुशी में मदहोश हो रहे थे। सॉरी मतलब अनकंफर्टेबल हो रहे थे। आदित्य की बात सुनकर राजवीर इस बार सच में अनकंफर्टेबल हो जाता है और एम्बेरेस्ड भी हो जाता है। राजवीर हकलाते हुए बोला, आदित्य की तरफ देखता है और बोलता है, तू 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 ये क्या बकवास कर रहा है? मैं कहाँ अनकंफर्टेबल हो रहा था? तूने जो देखा गलत देखा। नहीं भाई, मैंने सही देखा, आप उसके साथ बहुत अनकंफर्टेबल थे। आदित्य ने राजवीर को छेड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं उसके साथ अनकंफर्टेबल नहीं था। आदित्य बोला, तो आप उसके साथ कंफर्टेबल थे? राजवीर अब यह कैसे कहा? राजवीर अब यह मैंने कब कहा कि मैं उसके साथ कंफर्टेबल था? आदित्य फिर से एक बार राजवीर को छेड़ते हुए कहा, तो क्या आपको उसके साथ कुछ हालत में मज़े आ रहे थे? उस हालत में आपको उसके साथ मज़े आ रहे थे? आदित्य की बात सुनकर राजवीर उसे घूर कर देखता है। आदित्य उसके घूरने को इग्नोर करता है और आगे कहता है, एन्जॉयमेंट में प्रोटेक्शन का ध्यान रखा करिए भाई, कहीं पता चले आपकी लाइलाज बीमारी का इलाज कहीं ना मिले। आदित्य की बात सुनकर राजवीर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वह कंफ्यूजन के मारे आदित्य से पूछ लेता है, तो कहना क्या चाहता है छोटे? आदित्य अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए बोला, मेरा कहने का मतलब है कि जो लड़की जो एक्ट्रेस बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर और फीमेल एक्ट्रेस के साथ रातें बिताने के लिए मशहूर हो, उसका कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कह रहा हूँ कि प्रोटेक्शन ज़रूरी है। ज़रूरी मतलब कहीं आपको वो वाली बीमारी हो गई तो आप किसी लायक नहीं रहोगे। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगता है। राजवीर उसकी बात सुनकर अवाक रह जाता है और हैरानी से आदित्य की तरफ देखने लगता है। फिर वह गुस्से से उसे घूरता है और कहता है, स्टॉप योर बुलिस्ट। आदित्य खड़ा होता है और राजवीर की तरफ देखते हुए बोलता है, आप
जाइए, भाभी को शॉपिंग मैं लेकर जा रहा हूँ। आपकी कार लेकर घर पर आप मेरी मर्सिडीज में चले जाइए। इतना कहकर वो वहाँ से उठता है और अपनी ब्लैक शर्ट्स अपनी आंखों पर लगाते हुए फिर से एक बार राजवीर की टांग खींचते हुए कहता है, प्रोटेक्शन ज़रूर ले लेना, कहीं अगली बार पता चले आपकी किसी अस्पताल में भर्ती हो। तू जाता है या नहीं? राजवीर ने जोर से चिल्लाया। आदित्य वापस से जाने लगता है, पर राजवीर का मन कहाँ भरा था। वह पेपरवेट उठाकर आदित्य की दिशा में फेंकता है, पर आदित्य वहां से जा चुका था और पेपरवेट राजवीर के हाथ में ही रह गया। राजवीर फिर अपने मन में आदित्य के बारे में सोचते हुए कहता है, कैसा पागल भाई मिला है मुझे, इसके मन में कैसे कैसे ख्याल आ जाते हैं। इतना कहकर उसके चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। वहीं बिल्डिंग के नीचे पार्किंग एरिया में समीरा पैर पटकते हुए पार्किंग एरिया में जा रही थी। समीरा ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था क्योंकि वह बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, तो एंटरटेनमेंट मीडिया वाले हमेशा उसका पीछा करते थे। इसी कारण वह हमेशा मास्क पहनकर रहती थी, बिना देखे चल रही थी। उसे बस आदित्य पर गुस्सा आ रहा था और उसी गुस्से के साथ वो सामने ना देखते हुए आगे बढ़ रही थी और आदित्य को बुरा भला कह रही थी। बिना देखे चल रही थी, तभी समीरा किसी से टकरा जाती है और धड़ाम से नीचे गिरती है और एक चीख के साथ उसकी आवाज़ पूरे पार्किंग एरिया में गूंजने लगती है। समीरा नजरें उठाकर सामने देखती है तो सामने एक बेबी पिंक कलर का अनारकली सूट पहने हुए एक लड़की खड़ी हुई थी, जो कि समीरा को गिरते हुए देख उसके चेहरे पर डर वाले भाव आ गए थे। समीरा उस लड़की पर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता? यू फूल, गंवार कहीं की, मुझे उठाओ। जब समीरा के मुंह से उस लड़की ने ऐसी बात सुनी तो वह लड़की अपने चेहरे से डर के भाव हटाकर अपना चेहरा नॉर्मल करती है और समीरा की तरफ देखते हुए बोलती है, अंधी होगी तू और तेरा खानदान, तुझे पता भी है? तू खुद आकर मुझसे टकराई है और गिर गई और मुझे यूजलेस कह रही है। समीरा धीरे से उठकर खड़ी होती है और अपनी कमर सीधी करके उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? वह लड़की और कोई नहीं, हमारी प्यारी नंदिनी थी, जिसकी गलती भी नहीं थी, पर उसे फिर भी समीरा से डांट पड़ी तो नंदिनी कैसे सह लेती। नंदिनी समीरा की बात सुनकर उसे कहती है, तुम कौन हो या क्या हो, मुझे जानने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम प्राइम मिनिस्टर भी होती ना तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं जानती। इतना कहकर नंदिनी वहां से जाने ही वाली थी कि समीरा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जोर से अपनी तरफ खींचती है। नंदिनी को इस सबका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और वह समीरा के खींचने से तुरंत उसकी तरफ खींची चली जाती है। समीरा नंदिनी का हाथ पकड़कर बोली, उसका हाथ पकड़ी और झटक कर बोली, तुझ जैसी लड़की ना मैं रोज देखती हूँ। समीरा के चेहरे पर अभी भी मास्क लगा हुआ था। अगर मास्क ना लगा हुआ होता तो नंदिनी उसे पहचान लेती। फिर नंदिनी समीरा को धक्का देती है और उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? तू होती कौन है मुझे हाथ लगाने वाली, चुड़ैल? नंदिनी के ऐसे कहने पर समीरा और भी गुस्सा हो जाती है और वह गुस्से से नंदिनी को घूरते हुए कहती है, यू बिच, तूने क्या कहा? मुझे 2 करोड़ की औकात नहीं है और चली है मुझसे जुबान लड़ाने। इतना कहकर समीरा अपना हाथ उठाती है और नंदिनी को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि नंदिनी उसका हाथ पकड़कर उल्टे हाथ थप्पड़ समीरा को जड़ देती है और पूरे पार्किंग एरिया में समीरा के थप्पड़ की आवाज़ गूंजने लगती है, चटाक। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि समीरा को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और कब नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कब उसके कान के नीचे उल्टे हाथ पर थप्पड़ रख दिया, उसे यह सब भी समझ में नहीं आया, क्योंकि नंदिनी ने यह सब इतने फास्ट किया था कि समीरा को समझ ही नहीं पाई। वहीं नंदिनी ने उसका एक हाथ झटक दिया और उसे देखने लगी। वहीं समीरा का दूसरा हाथ अपने लेफ्ट गाल पर था, जिसे वह सहला रही थी। नंदिनी समीरा की तरफ देखकर अपनी कड़क और कर्कश आवाज़ में कहती है, अगर आइंदा से मुझे मारने की कोशिश की तो तेरा यही हाथ तोड़कर तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगी और तुझे कहीं भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी, साली कुतिया। इतना कहकर वह समीरा की तरफ देखती है और फिर से अपने चेहरे के भाव कठोर करते हुए उससे अपनी शांत ठंडी आवाज़ में कहती है, तूने एक राजपूतानी से पंगा लिया है। अगर आइंदा से मुझे कहीं भी दिख गई ना तो तेरी लाश भी तेरे घर वालों को नहीं मिलेगी। अब जा, निकल यहाँ से। इतना कहकर नंदिनी दूसरी तरफ खड़ी मर्सिडीज के पास चली जाती है। वहीं समीरा की आज 2 बार बेइज्जती हुई थी। यह सब सोच कर ही वो
पार्किंग एरिया में खड़ी रहती है और कुछ देर बाद उसे होश आता है तो गुस्से से वहां से चली जाती है और नंदिनी को पीछे से कहती है, देख लूंगी तुझे, तुझे भी और तेरा भी वक्त आएगा। इतना कहकर समीरा भी वहां से चली जाती है। समीरा वहां से निकल चुकी थी तो वहीं दूसरी तरफ खड़ी नंदिनी मर्सिडीज के पास राजवीर का इंतजार कर रही थी। नंदनी को समीरा पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसकी गलती नहीं थी, फिर भी उस लड़की ने उसे डांटा। यह बात नंदिनी को हजम नहीं हो रही थी। अगर नंदिनी के साथ आलिया होती तो अब तक समीरा की हड्डी भी उसके घर पहुंचा देती। आलिया नंदिनी के लिए बहुत पॉजिटिव थी। यही सोचकर नंदिनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और मास्क वाली लड़की के लिए गुस्सा भी। नंदिनी को नहीं पता था कि वह लड़की और कोई नहीं, राजवीर की सो कॉल गर्लफ्रेंड समीरा खन्ना थी। वरना उसे पता होता तो समीरा को थप्पड़ नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े करती पहले वह। तभी वहां पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। नंदिनी को जब ये आवाज़ सुनाई देती है तो उसकी धड़कन तेज हो जाती है। उसका दिल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से धड़कने लगता है। वो नज़रें उठाकर सामने देखती है तो सामने 3 पीस सूट में राजवीर नंदिनी की तरफ चलते हुए आ रहा था। उसने अपनी आंखों पर ब्लैक सेट्स लगाए हुए थे। वो किसी महाराजा की तरह चलते हुए नंदिनी के पास आ रहा था। वहीं उसके पीछे 3 बॉडीगार्ड भी थे जिन्होंने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी और कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ था। उनके हाथों में AK-47 थी। राजवीर के बाजू में उसका असिस्टेंट दीपक भी चल रहा था जिसने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था और अपने हाथों में एक टैब पकड़ा हुआ था। वह भी बहुत हैंडसम लग रहा था। वहीं नंदनी का तो राजवीर को देखकर उसका बुरा हाल हो गया था। उसे सुबह वाली घटना फिर से याद आ जाती है जब दोनों बाथरूम में थे और फिर से उसके गाल शर्म के मारे गुलाबी होने लगते हैं। तभी राजवीर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और नंदिनी धीरे से नजरें उठाकर राजवीर को देखती है और फिर से शर्म से नजरें झुकाकर जमीन में गड्ढा खोदने लगती है। राजवीर अपना गला खखारता है और अपनी शांत और ठंडी आवाज में कहता है, दरवाजे से हटो, हमें जाना है। जब नंदिनी को राजवीर की आवाज़ सुनाई देती है तो वह होश में आती है और एकदम से हड़बड़ा जाती है। एकदम से हकलाते हुए कहती है, जी जी जी, और वहाँ से हट जाती है। राजवीर कार का दरवाज़ा खोलता है और उसके अंदर बैठ जाता है और अपनी सीट बेल्ट लगाकर नंदिनी की तरफ देखता है। वहीं नंदिनी अभी भी शर्म से नजरें झुकाए हुए जमीन की तरफ ही देख रही थी। तभी वहाँ पर किसी की कर्कश और काम आवाज आती है, तुम्हारा यहीं रुकने का इरादा है या मैं अकेले जाऊं? नंदिनी एकदम से हड़बड़ा जाती है और हकलाते हुए फिर से कहती है, जी जी मैं आ रही हूँ। इतना कहकर नंदिनी गाड़ी की दूसरी साइड जाकर उसका दरवाज़ा खोलती है और राजवीर के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और सामने की ओर देखने लगती है। तभी अचानक से ही राजवीर उसके करीब आ जाता है और नंदिनी की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है और उसे फिर से यह लगने लग गया था कि राजवीर फिर से उसे किस करने वाला है। ऐसे ही वह अपने दिमाग में कई सारे घोड़े दौड़ाने लगती है। तभी राजवीर एकदम से उसके चेहरे के करीब आता है और उसका सीट बेल्ट खींच कर लगा देता है और उससे दूर होकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं नंदिनी को खुद पर ही शर्म आ रही थी। वो क्या सोचने लगी थी यह उसे पता ही नहीं था। वह तो अलग ही फैंटेसी की दुनिया में गुम हो जाती है। जब जब राजवीर उसके सामने होता था, गाड़ी राजवीर के ऑफिस से निकल चुकी थी। अब वो हाईवे पर आ चुके थे। हवा की रफ्तार से चल रही थी गाड़ी। कार के पीछे राजवीर के सिक्योरिटी गार्ड्स की भी कार चल रही थी और काफिला एक साथ चलते हुए एक मॉल के सामने रुकता है। मॉल की बिल्डिंग दिखने में बेहद खूबसूरत थी। मॉल 7 मंजिला था। मॉल का नाम था चौहान्स मॉल। मॉल 300 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ था। वहीं उस मॉल में बहुत सारे राइड्स भी थे, रोलर कोस्टर, बड़े बड़े झूले। ऐसा कहा जाए तो वह छोटा म्यूजियम पार्क भी कह सकते हैं। तो वहीं मॉल की दूसरी साइड में एक वाटर पार्क बना हुआ था जहां पर भी बहुत सारे अलग अलग राइड्स थे। ये मॉल चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ही हिस्सा था और मुंबई में ऐसे ही तकरीबन 4 मॉल थे और पूरे भारत में 32। और इन मॉल्स का
टर्नओवर ही हर महीने 300 करोड़ का आता था। तभी पीछे की कार के दरवाजे खुलते हैं और वहाँ से तकरीबन 10 से ज़्यादा बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं और वहीं उसी कार में से ही राजवीर का असिस्टेंट दीपक निकलता है और वह दौड़कर राजवीर की कार के पास आता है। पहले वो राजवीर की तरफ का दरवाज़ा खोलता है और फिर राजवीर बाहर आता है। फिर वह दूसरी तरफ से आता है और नंदिनी की तरफ का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से नंदिनी बाहर आती है। राजवीर नंदिनी की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरे पीछे चलो। इतना कहकर अपनी दाएं हाथ में पकड़े हुए ब्लैक सेट्स अपनी आंखों पर लगाता है। वहीं नंदिनी राजवीर की बात सुनकर बस में जवाब देती है। राजवीर मॉल के बड़े दरवाजे से मॉल के अंदर प्रवेश करता है। उसके पीछे पीछे नंदिनी भी मॉल के अंदर प्रवेश करती है। दोनों अंदर चल ही रहे थे कि सामने से उन्हें एक 50 साल का आदमी उनके पास भागते हुए आता है, दिखाई देता है। उस आदमी ने बिजनेस सूट पहना हुआ था और कानों में ब्लूटूथ लगाया हुआ था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था वह बहुत परेशान है। वह एकदम से राजवीर के पास भागते हुए आता है और हाँफते हुए राजवीर से कहता है, CEO सर, आप यहाँ अचानक से? अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं खुद आपके स्वागत के लिए आया होता। राजवीर उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, मैनेजर शुक्ला, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बस मेरे पर्सनल रीज़न के लिए आया हूँ। आप मॉल के कामों पर ध्यान दें, ना कि मेरे पर्सनल काम पर। और यह मेरा मॉल है, मैं कभी भी आ जा सकता हूँ। आपको बाहर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। राजवीर रूखे स्वर में कहा। मैनेजर हकलाते हुए बोला, जी सर। तभी राजवीर मैनेजर की तरफ देखते हुए आगे कहता है, तुम जल्दी से वेडिंग क्लोज एरिया को खाली करो। हम और मेरी वाइफ वहाँ आने वाले हैं। राजवीर के मुंह से वाइफ शब्द सुन मैनेजर शुक्ला की नज़र राजवीर के पीछे खड़ी हुई नंदिनी पर जाती है और वो नंदिनी को ग्रीट करते हुए कहता है, आपका स्वागत है मैम हमारे इस मॉल में। नंदिनी बस हल्की से मुस्कुरा देती है। राजवीर की शादी के बारे में पूरे मुंबई को पता चल चुका था। बस किसी ने राजवीर की पत्नी को देखा नहीं था कि इसकी पत्नी है कौन। तो दोस्तों, अब इस कहानी में आगे क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बहुत सारा कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसके साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे रखें ताकि जब भी मेरी नई कहानी डले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।